नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज पांडे आप सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और अभी जो लोग रिसेंटली व्यू कर रहे हैं चैनल को, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट कर कर वीडियो पर अपनी राय ज़रूर बताएं और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन, ये सूचना पहुंच सके। आज हम बात करेंगे भारत में महिला सुरक्षा से संबंधित कुछ मुद्दों पर, प्रशासनिक ढांचों पर, उसके क्या क्या प्रावधान हैं तथा क्या क्या कैसी प्रशासनिक व्यवस्था है, इससे संबंधित आज कुछ चर्चा करेंगे। दरअसल यह घटना इसलिए भी चर्चा में बनी हुई है क्योंकि अभी हमने हाल ही के बीते हुए दिनों में देखा कि हाथरस की जो घटना हुई है वो मानवता को शर्मसार करने की घटना हुई है। भारत में महिला सुरक्षा हमेशा ही एक चिंता का विषय रहा है। वहीं देश के दूसरे राज्यों से भी महिला उत्पीड़न की घटना अनवरत आती रही है। हमने राजस्थान से भी घटना देखी, उत्तर प्रदेश से भी घटना देखी, वहीं बिहार से भी हमने घटना देखी। हमने हैदराबाद में जब एक डॉक्टर के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था, उस घटना को भी देखा। दरअसल हमें सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत होती है कि सुरक्षा कहते किसको हैं, सुरक्षा का पैमाना क्या है। सुरक्षा एक ऐसी परिस्थिति है जहाँ कोई व्यक्ति भयमुक्त होकर, संकोच रहित होकर अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके और गरिमामय या सहज जीवन जी सके। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में शामिल हैं घरेलू हिंसा, यौन दुर्व्यवहार, यौन शोषण, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, वहीं ईव टीजिंग, एसिड अटैक, हत्या, अवैध हस्तांतरण और खरीद फरोख्त इत्यादि की घटना। आइए हम बात करते हैं सामाजिक अत्याचार को दर्शाने वाले कुछ आंकड़ों के बारे में। एनसीईआरबी की रिपोर्ट 2016 यह कहती है कि देश भर में महिलाओं के दुष्कर्म के कुल 38,947 मामले दर्ज हुए हैं। और इन मामलों की अगर हम बात करें और एक औसतन निकालें तो यह देखने को मिलता है कि हर रोज़ लगभग 600 से ज़्यादा महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं। अगर हम अकेले राजधानी दिल्ली की बात कर लें तो 33% के ऐसे मामले हैं जो वहीं से संबंधित हैं। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक अध्ययन के अनुसार भारत में लगभग हर 54 मिनट पर एक ऐसी वारदात, एक ऐसी घटना घटित होती है जो महिलाओं के दुष्कर्म से संबंधित होती है। वहीं दुष्कर्म से संबंधित पूरे मामलों में से 27% ऐसे मामले होते हैं जो पड़ोसियों से संबंधित होते हैं। वहीं 9% ऐसी घटनाएं होती हैं जो परिवार के सदस्यों से संबंधित होती हैं, यानी पारिवारिक घरेलू हिंसा भी शामिल होती है महिला दुष्कर्म में। ये तो मैंने उन घटनाओं के बारे में बात किया जो केस दर्ज हो जाते हैं, यानी इस देश के एक बहुत बड़ा हिस्सा, यानी एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो अपना केस दर्ज नहीं करवाती है। दरअसल केस दर्ज न करवाने के पीछे भी उनका व्यक्तिगत कारण होता है। उन्हें समाज, लोक लज्जा, खुद के मान सम्मान का भय होता है, जिसके कारण वह थाने नहीं जाती हैं और अपना केस नहीं दर्ज करवाती हैं। दूसरा वजह यह भी है कि जब वह केस दर्ज करवाने जाती हैं तो वहाँ के पुलिस के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, यानी उनसे गलत ढंग से बात किया जाता है। यह भी कारण हो सकता है कि महिलाएं अपना केस दर्ज क्यों नहीं करवाती हैं। आइए हम समझते हैं कि महिला सुरक्षा से संबंधित क्या क्या नियम और क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। पहला प्रावधान यह किया गया है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005। वहीं दूसरे में हम देखते हैं कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 भी एक महत्वपूर्ण कड़ी निभाती है। तीसरा, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। चौथा, द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्यूरल
एक्ट 2013। यह कानून इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कार्यस्थल पर भी महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जाता है और उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, तो यह नियम कार्यस्थल पर दुष्कर्म के विरुद्ध महिलाओं को संरक्षण प्रदान करता है। वहीं पांचवा हम देखते हैं बाल विवाह निषेध अधिनियम 1961। वहीं छठवां हम देखते हैं द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2013। इसके साथ साथ में हम पॉक्सो एक्ट देखते हैं। निर्भया फंड इत्यादि का निर्माण सरकार के द्वारा किया गया है। फिर भी इतने नियम, इतने कानून, इतने प्रावधान होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि दुष्कर्म की संख्या में इजाफा ही होता है, यानी महिला के साथ दुष्कर्म की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, यह दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही हैं। तो ऐसी कौन सी वजह इनके पीछे है? आइए इन अपराधों के पीछे की वजह को समझें। दरअसल इन अपराधों के पीछे की वजह कानूनी, राजनीतिक, प्रशासनिक कमियां तो शामिल हैं ही हैं। इसके साथ साथ में एक नैतिक पक्ष भी होता है और एक सामाजिक संरचना है जो प्रमुख होता है। हमने क्या देखा कि हमेशा से जो भारतीय समाज रहा है, भारतीय समाज पर पुरुष सत्तात्मक हावी रहा है, यानी भारत के समाज पर पुरुषवादी विचारधारा और पुरुषवादी मानसिकता प्रबल रही है। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता और सातवाहन को छोड़ दें, यह दोनों मात्र सत्तात्मक थी, यानी उनका समाज मात्र सत्तात्मक था, तो हमें भारत पर पुरुष का ही अधिकार दिखाई देता है, यानी पुरुष को यहाँ प्रबल समझा जाता है और महिलाओं को कमज़ोर समझा जाता है। एक वजह यह भी है कि ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन, यह भी एक समस्या के रूप में है। दरअसल ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन यह कहता है कि महिलाओं को वस्तु के रूप में पेश किया जाना। जैसे हम क्या देखते हैं कि कंपनियां क्या करती हैं कि अपना उत्पाद बेचने के लिए विज्ञापन बनाती हैं और इन विज्ञापनों के दौरान वो नैतिकता के मानदंडों को क्या कर देती हैं, उससे हटकर विज्ञापन बनाती हैं। जैसे क्या, अगर उन्हें किसी भी मेल परफ्यूम का ऐड बनाना है, यानी पुरुष परफ्यूम का विज्ञापन बनाना, तो उस विज्ञापन में वो क्या करते हैं कि महिलाओं का गलत तरीके से प्रस्तुतिकरण करते हैं, यानी महिलाओं को गलत तरीके से उसमें दिखाया जाता है। इसके साथ साथ में सौंदर्य सामग्रियों, यानी जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, उसके प्रचार के लिए भी उसमें जो महिलाएं दिखाई जाती हैं उनको सुंदर दिखाया जाता है, उनको सुंदर बना के पेश किया जाता है। इससे हमारे समाज में एक मानसिकता बिल्ड होती है कि इस समाज में महिलाओं का सुंदर दिखना कितना ज़रूरी है। वहीं इसके साथ साथ में भी हम बॉलीवुड में देखते हैं कि महिलाओं को आइटम डांसर के रूप में पेश किया जाता है। इसके साथ साथ में ही गीतों में भी, यानी जो सॉन्ग बनते हैं उसमें भी महिलाओं के लिए अभद्र शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और यह सब सारी घटनाएं ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन के विचारधारा को बढ़ावा देती हैं। वहीं नैतिक पक्ष के कमज़ोर होने का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत अश्लील साइट विजिट करने वाले शीर्ष देशों में शुमार है और इस सर्च में यह जो अश्लील साइट से गूगल पर विजिट की जाती हैं, इनमें भी सबसे ज़्यादा ऐसी घटनाओं के बारे में देखा जाता है जो बच्चों से संबंधित होती हैं, यानी ऐसे चीज़ों को सर्च किया जाता है जो नाबालिग से संबंधित होती है। और यह चीज़ करती क्या है कि भारत की तेज़ी से विकृत होती मानसिकता को दिखा देती हैं, यानी कैसे हमारा मानसिकता, कैसे हमारा माइंड डाइवर्ट होता है, इस चीज़ को ये शो कर देती हैं। वहीं अगर दूसरे पक्ष के बारे में बात करें तो नैतिकता के मानदंडों पर भारतीय मीडिया का भी पक्ष काफ़ी कमज़ोर रहा है। अब भारतीय मीडिया क्या करती हैं? भारतीय मीडिया दरअसल ये करती हैं कि असंवेदनशील तरीके से
किसी भी केस के बारे में नाट्य रूपांतरण करके नैतिकता के मानदंडों को खंडित कर देती हैं। यानी वह इस प्रकार से किसी भी वारदात को दर्शाती हैं कि वह चीज़ सामने वाले के दिमाग पर एकदम प्रबल हो जाता है। अब आप कहेंगे मैं तो मीडिया का खंडन कर रहा हूँ। दरअसल मैं मीडिया का खंडन नहीं कर रहा हूँ, मैं मीडिया के कमियों को बता रहा हूँ। दरअसल मीडिया करती क्या है, सच्ची घटनाओं से डाइवर्ट करने की कोशिश कर देती हैं और अपने टीआरपी के चक्कर में वह ऐसा मसाला पेश करती हैं जो आपको अच्छा लगता है और आप उसे देखते हैं। खैर, हमारा ये टॉपिक नहीं था। आप कहेंगे कि मैं तो टॉपिक से भटक रहा हूँ। मैं टॉपिक से दरअसल भटक नहीं रहा हूँ। आइए हम बात करते हैं कि भारतीय दंड प्रणाली और न्याय प्रणाली में भी कुछ कमियां हैं जो महिला असुरक्षा को दर्शाती हैं। वह कौन कौन सी कमियां हैं? पहली कमियां यह हैं कि पीड़िता को समय पर न्याय नहीं मिल पाता है, यानी न्याय प्रणाली में विलंबता होती है। और ऐसे मामलों में हम क्या देखते हैं कि अगर हम 2013 से पहले की बात करें तो हम देखते हैं कि न्याय मिलने में औसतन 20 वर्ष तक लग जाते हैं। यानी जब तक किसी भी पीड़िता को न्याय मिले तब तक तो उसकी मृत्यु हो जाती है कुछ कुछ मामलों में। 2012 के बाद में दिल्ली निर्भया का जो कांड हुआ था दिल्ली में, उसके बाद में जीएस वर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होना चाहिए। और इस फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसकी मुख्य बातें यह थीं कि पुलिस का पीड़िता के प्रति अच्छा व्यवहार होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो हैं वह केस लिखवाने के समय असुरक्षित नहीं फील करें। यानी इनसिक्योरिटी की जो भावना है, जो इमोशन है, वह न रहे और उन्हें ऐसा लगे कि अगर हम पुलिस थाने में जाते हैं तो मुझे न्याय मिलने की ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद है। आइए हम बात करते हैं कि इसमें आगे की राह क्या होनी चाहिए। यानी भविष्य में ऐसी कौन सी नीति को अपनाना चाहिए, ऐसी कौन सी बातों को अपनाना चाहिए कि ऐसी वारदात की घटनाओं में कमी देखने को मिले। दरअसल सरकार को, या यूँ कह लें कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स को, कुछ नीतियों में जो लूप होल रह गए हैं उनको कम कर देना चाहिए। यानी उन्हें जो नीतियाँ बनी हुई हैं उनका क्रियान्वयन सही ढंग से क्यों नहीं किया गया है, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। आइए हम देखते हैं कि आगे की राह क्या हो सकती है। दरअसल भविष्य में हमें पारिवारिक स्तर पर, इसके साथ साथ में स्कूली स्तर पर और वहीं पुलिस और न्यायपालिका के स्तर पर सुधार करने की ज़रूरत है। दरअसल पारिवारिक स्तर पर हमें किस प्रकार के सुधार की ज़रूरत है? जो बच्चे होते हैं उनकी मानसिकता सबसे पहले घर से ही बनती है। यानी घर में वह जो बड़े बुजुर्गों को देखते हैं तो उनकी एक प्रकार की मानसिकता बिल्ट होती रहती है। अगर वह देखता है कि मेरे पिता मेरी माता के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं तो उसके अंदर वह उस तरीके की मानसिकता बिल्ट होती है। वहीं सामाजिक संरचना में बदलाव भी अहम भूमिका है। और दूसरी तरफ बात करें तो पुरुषवादी मानसिकता का बदलाव भी होना ज़रूरी है। लोगों के अंदर लैंगिक संवेदनशीलता का विकास भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लैंगिक भेदभाव को कम करने का यही एकमात्र जरिया है। लैंगिक भेदभाव कम करना यह दर्शाता है कि हमारे समाज में एक लड़का और एक लड़की दोनों इक्वल हैं, यानी दोनों समान हैं। वहीं स्कूली स्तर पर भी हमें सुधार की आवश्यकता है। दरअसल कहा यह जाता है कि बच्चे जो होते हैं वो देश का भविष्य होते हैं और देश का भविष्य स्कूलों में बनते हैं। तो स्कूलों में अगर उनके नैतिक पक्ष पर ऐसे लेसन सिखाए जाएं जिनमें समाज में महिलाओं के प्रति अच्छा व्यवहार करना सिखाया जाए तो आगे आने वाले भविष्य की कुछ घटनाओं में कुछ हद तक कमी देखी जा सकती है। वहीं पुलिस और न्यायपालिका के स्तर पर भी हमें सुधार करने की ज़रूरत है। पुलिस के स्तर पर हमें यह सुधार करने की ज़रूरत है कि यदि कोई पीड़िता
अपना केस दर्ज करवाने जाए तो पुलिस का यह कर्तव्य होना चाहिए कि उसके साथ अव्यवहार न करे और उसके मुसीबत को और उसकी दर्द को समझे और उसका केस दर्ज करे। वहीं न्यायपालिका के स्तर पर यह ज़रूरी है कि 1000 से ज़्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए, क्योंकि भारत में महिला उत्पीड़न से संबंधित बहुत अत्यधिक मामले हैं। वहीं कानून का सही उचित क्रियान्वयन भी ज़रूरी है। इसके साथ साथ में हमें व्यक्तिगत स्तर पर भी जागरूक होने की ज़रूरत है। दरअसल अगर हम व्यक्तिगत स्तर पर नैतिकता की भावना का पालन करें और नैतिक पक्षों को मजबूत बनाएं तो हमारा मन कभी यह नहीं कहेगा कि किसी महिला के साथ दुष्कर्म की घटना की जाए। दरअसल आपको एक ऐसी विचारधारा की ज़रूरत है जो किसी भी जाति धर्म से काफ़ी ऊपर उठकर सोचे। यानी अभी हमने हाल ही में देखा कि जो हाथरस वाली घटना हुई है यह एक दलित महिला के साथ में हुआ था। तो यह घटना केवल दलित महिला के साथ की घटना नहीं हुई, यह घटना तो पूरी मानवता सभ्यता के खिलाफ हुई। यानी यह बहुत बड़ा विषय और काफ़ी नाजुक विषय है। यानी अगर आप मानवता के विरुद्ध कोई भी कार्य करते हैं तो उस मानवता के खिलाफ किए हुए कार्य में धर्म जाति कोई महत्व नहीं रखता है। अगर वह गलत है तो गलत है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कोई दूसरी टॉपिक कवर करेंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि मुझे यह आशा है कि मेरा जो भी वीडियो अपलोड होगा या फिर जो भी वीडियो बनेगा वो एक इंटरेक्टिव टाइप का हो, यानी हमारा और आपका संवाद होता रहे, भले ही डिजिटल के माध्यम से। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।